सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, डालो हेडिंग डालो ठाकुर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। अगर एक शेल को फुल्ली चार्ज कर दिया जाए, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, I repeat, electric field intensity due to a uniformly charged spherical shell. Okay, stop writing. पहले कंसेप्ट समझेंगे। तो गॉस ने क्या कहा कि भाई एक स्फीयर को पकड़ो और उसको पूरा का पूरा चार्ज करो और उसकी 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ। 3 पॉइंट कौन कौन से होंगे? सबसे पहले होगा केस 1, व्हेन पॉइंट P lies आउटसाइड द शेल, जब पॉइंट बी शेल से बाहर है। या फिर बोर्ड में यही क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। और समझो हम समझ कह रहे हैं, ये प्रदीप ध्यान दो इधर। गॉस ने कहा कि भाई एक काम करो, एक स्फीयर लो, इस स्फीयर को फुल्ली चार्ज करो। तो हमने स्फीयर के सरफेस पे भर भर के चार्ज डाल दिया। अब इस स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 3 जगह पे निकालने हैं। यहां ध्यान दो भाई बोर्ड पे। पहले निकालना है जब पॉइंट P बाहर होगा, इस स्फीयर के बाहर कितने फील्ड होगी। दूसरा, इस स्फीयर के सरफेस पे कितने फील्ड होगी। तीसरा, इस स्फीयर के अंदर कितने फील्ड होगी। तो हम जिस पॉइंट को कंसीडर करेंगे उसका नाम है P, जब पॉइंट P बाहर है। फिर देखेंगे व्हेन पॉइंट P इज एट द सरफेस ऑफ अ शेल, और लास्ट में देखेंगे व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द शेल। अब तरीका क्या था, अगर फर्स्ट एप्लीकेशन अभी तक याद हो, हम क्या करते थे, सेंटर में मान लेते हैं एक चार्ज Q, सेंटर का नाम है O, और इस स्फीयर की जो रेडियस है वो हम किससे दिखा रहे हैं, कैपिटल R। अब जिस पॉइंट पे निकालना है वो पॉइंट ये रहा, बट तुम्हारा सवाल पॉइंट यहाँ पे क्यों दिखाया, पॉइंट यहाँ पे भी तो दिखा सकते थे, यहाँ पे भी, कोई बात नहीं। गॉस ने कहा अगर तुम ये चाहते हो कि इस स्पेक्ट्रम में आने वाले मैं सारे के सारे पॉइंट्स को कंसिडर करूं, तो उसने एक सरफेस का नाम दे रखा है। क्या नाम बोलते रहो सरफेस को, कि जब भी तुम कोई सरफेस इमेजिन करोगे उस सरफेस को क्या नाम दिया जाएगा, गॉसियन सरफेस। तो उसने कहा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये रहा वो पॉइंट P। अब हम निकालेंगे इस पे, लेकिन बाद में इंटीग्रेशन करके पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग पता कर लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितने आने वाली है। अब यहाँ पे प्लस का चार्ज है, तो प्लस के चार्ज की वजह से फील्ड कहाँ होती है, आउटसाइड। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरे को इस स्फीयर पे निकालना है, एक छोटे से पार्ट पे। ये याद होगा ना, बताया था कि अगर एक फुटबॉल है, फुटबॉल पे व्हाइट और ब्लैक कलर के मार्क होते हैं, 3D में तो ऐसे समझ पाएंगे ना। तो जो ब्लैक कलर का मार्क है, व्हाइट कलर का मार्क है, उस पे निकालना है। तो वो ब्लैक कलर का मार्क मैंने ऐसा हल्का सा ड्रॉ कर दिया। अब इसका एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा फ्लक्स निकालने के लिए, एरिया वेक्टर बनेगा बाहर की तरफ, और क्योंकि स्मॉल है तो इसलिए डी है। स्मॉल क्यों है, अरे फुटबॉल के सिर्फ एक खाने की बात कर रहे हैं ना, सब सारे के सारे खानों को ऐड करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। अभी तो मैं सिर्फ निकाल रहा हूं एक छोटे से पॉइंट P से कितना फ्लक्स पास होगा, और सेंटर से लेके उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को किससे दिखाया जा रहा है, स्मॉल r। अब देखो, अब तुम्हें समझ आ रहा होगा क्या मतलब हुआ इसका, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। क्या मतलब हुआ, जो ये वाला r है वो स्फीयर की रेडियस से ज्यादा है। कॉमन सेंस की बात है ना, रेडियस जितने में खत्म हो रही है r ज्यादा है। अगर मैं वहां लिख देता स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, क्या कोई बता सकता है पॉइंट P कहां पे बनता। अगर मैं लिख देता स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ये पॉइंट P कहां आ जाएगा, सरफेस पे, क्योंकि दोनों डिस्टेंस बराबर। और अगर मैंने लिख दिया लेस देन r, तो पॉइंट P कहां आ जाएगा, इनसाइड। तो वहां ऐसी डेरिवेशन आती है कि फॉर डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल r ग्रेटर देन r, r इक्वल टू r। तो हर तरीके से पता होना चाहिए हमें, ठीक है। अब हमें इतना वो डरने वाली बात नहीं, हमने एक एप्लीकेशन कर रखी है। फ्लक्स कैसे निकालते हैं बोलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू पॉइंट P। फ्लक्स का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, ES cos थीटा। ध्यान देंगे भी सारे, क्या बोला, फाई इज इक्वल टू E सरफेस एरिया कौन सा है, एरिया वेक्टर ds। एंगल कितना है यहाँ पे, E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल इज 0, तो यहाँ पर आएगा EDS cos 0। लेकिन ये तो आप एक निकाल रहे हो ना, आपको टोटल निकालना पड़ेगा। तो टोटल निकालने के लिए क्या करते थे, इंटीग्रेशन। और जब भी क्लोज सरफेस की इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका नाम था क्लोज्ड इंटीग्रल यूज करेंगे।
व्हाट इज cos 0 प्रदीप? cos 0 इज 1, तो खाली बचा क्या बोलो? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E और साथ में क्या बचेगा? ds। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म हेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर लोगे अंदर खाली क्या बचेगा? ds। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ds? वेरी गुड, ये बन जाएगी s। और s का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका? फाई इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई कौन सा स्फीयर? क्या मेन स्फीयर पे निकाल रहे हैं, गॉसियन स्फीयर पे निकाल रहे हैं? पॉइंट तो यहां पे क्या आएगा? सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन स्फीयर। ठाकुर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि आर की पावर 5/2 इंटू मल्टीप्लाई 6 है क्यूब। वेरी गुड। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर भव्या 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ आर्यन 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होती है, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर क्या बनेगा बोलो? फाई इज इक्वल टू, अच्छा आर कौन सा आएगा, कैपिटल आर की स्मॉल आर? हर्ष, बड़े वाले गॉसियन स्फीयर का निकाल रहे हैं हम सरफेस एरिया, तो कैपिटल आर लेके चलेगी स्मॉल आर। स्मॉल आर क्यों? अरे भाई इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर, तो यहां पे बनेगा स्मॉल आर का स्क्वायर। इक्वेशन एप्लीकेशन किसकी कर रहे हैं हम श्रेयांश? गॉसियन सरफेस की एप्लीकेशन। किसके एप्लीकेशन कर रहे हैं? एकता है गॉस लॉ की एप्लीकेशन कर रहे हैं ना। गॉस लॉ क्या होता है प्रदीप? एक्सप्रेशन कह रहा छोटा सा। अमृत बे तुम लोग घर जाके किताबें नहीं खोलते, बोलो कन्हैया, थप्पड़ लगने वाले काम है। नेक्स्ट वैदही, गॉस लॉ क्या? अपॉन क्या? एप्सिलॉन नॉट। इधर ध्यान दो सभी। तो अगर गॉस लॉ की एप्लीकेशन है यूज करना पड़ेगा ना, फ्रॉम गॉस लॉ। क्या बोला इसने? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कंपेयर करके बता कर नहीं क्या आएगा? सुनो भाई ध्यान से, क्या बोला उसने? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। उसने क्या दिमाग लगाया? सर LHS LHS तो इक्वल है, तो RHS को RHS के इक्वल रखते हैं। बोलो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। इसको सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा? अमृत E निकालो, E वहीं रहेगा, बाकी वहां भेज दे। आर्यन क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और साथ में एप्सिलॉन। लेकिन हम ठीक से ऐसे नहीं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं इसको बताओ? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये एक्सप्रेशन पहले देखा है? अरे E का फॉर्मूला यही तो किया हुआ हम लोगों ने, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और भाई कैसे निकाला था? ऐसे तो निकाला था कि चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस पे फील्ड कैसे निकालते हैं। ये है इसका कौन सा केस? फर्स्ट केस। अब नहीं ये जल्दी हो जाएगा। केस 2। अब केस 2 में पॉइंट भी कहां आ जाएगा बोलो? व्हेन P lies at the surface of shell। तो इस केस में स्मॉल r इज इक्वल टू क्या आएगा? अगर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है तो इस एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस आएगा? अगर छोटे r को बड़ा R लिख सकते हैं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर की जगह पे बड़े वाला आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, खत्म। केस 3 में पॉइंट कहां पे जाएगा? व्हेन P lies inside the shell। ये इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पे जाओ फटाफट से पीछे। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज में जाके थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ो, अगर थर्ड होगी या कौन सी होगी। ऐसी कोई प्रॉपर्टी लिखवाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज बॉडी इज 0। कौन सी प्रॉपर्टी नंबर है? सबके पास नोट्स है फटाफट। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में मिलेगा। सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ो जोर से। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट इनसाइड द। तो क्या इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? अच्छा इसके लिए ये पॉइंट क्या आएगा? R इज
लेस देन आर। अब हम लिखेंगे वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट exist inside the charged body। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी, 0। ऑनलाइन क्लास क्लियर? आकृति टंडन कैमरा समझ आया भी चारों को? लिखो साफ साफ 3 फर्स्ट। ये वाला पार्ट, डायग्राम वाला पार्ट तो सबका हो गया होगा ना। इसके बाद लिखो थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन इज अच्छा, बट एप्लीकेशन से पहले सब जितने ये तीनों केस इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उससे इंपॉर्टेंट है इनका डायग्राम। अगर ये तीनों केस r ग्रेटर देन r, r इज इक्वल टू r और r इज लेस देन r, एक हमें कर्व में दिखाना हो, और ये बहुत बार आता है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और पूछेंगे कि वो जो स्फेरिकल शेल वाला एक्सप्रेशन था, इन चारों में से कौन सा ग्राफ उन सा तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना। ये नहीं डेरिवेशन के नीचे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये लिखना जरूरी है कि सेंटर से लेके चलेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ शेल। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं वही डायग्राम दोबारा बना रहा हूं। ऐसे कुछ था, यहाँ पे गॉसियन सरफेस था, यहाँ पे सेंटर। इसके स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, बोलो? 0। लास्ट केस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब हमने सेंटर से चलना स्टार्ट हुए, हम इसके अंदर है, फील्ड 0 रहेगी। अब मान लो मैं सेंटर थोड़ा यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे फील्ड कितनी होगी, 0। अरे सर, जब तक आप स्फीयर के अंदर हो फील्ड 0 रहने वाली है। किस पॉइंट तक? इस पॉइंट तक तो फील्ड क्या रहेगी, 0। तो इसका मतलब है शुरू में जब तक r इज लेस देन कैपिटल R है, तब तक फील्ड क्या है, 0। फिर अचानक से जब हम सरफेस पे आए तो हमारे पास एक वैल्यू आई, दिख रही है क्या वैल्यू है, 1/4πε0q/r²। यानी कि सरफेस पे आते ही हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई, r इज इक्वल टू r। जब तक हम अंदर थे तब तक ये देखो ना, एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन y की वैल्यू कितनी है, 0। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा सरफेस पे जहां पे y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। उसके बाद जब हम स्फीयर से बाहर चले जाएंगे तो कौन सा फॉर्मूला है, 1/4πε0q/r²। इस वाले फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड और r स्क्वायर में क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्टली और इनवर्सली। तो इनवर्सली का ग्राफ कैसे बनता है, जितना डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है, या फिर डिस्टेंस जितना कम होगा फील्ड उतनी क्या होगी, ज्यादा। तो जब भी इनवर्सली का ग्राफ बनाते हैं, कई बार तुम लोगों ने देखा होगा, इसमें ये ग्राफ बनता है, हाँ ना। तो 3 पॉइंट क्या हुए, r लेस देन r में फील्ड 0, r इक्वल टू r में फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू, और जब आ जाएगी बात r ग्रेटर देन r, तो फील्ड कौन से लोगों फॉलो करेगी, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो तीनों केस दिखाने के लिए आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम। क्या कोई मुझे कॉमन सेंस लगा के बता सकता है कि इस लाइन को हम एक्स एक्सिस पे टच क्यों नहीं करते? एनीवन? मैं इसको बना के यहाँ लगा भी तो सकता था, दिक्कत क्या है? अच्छा, और कोई जो लॉजिक लगाना चाहता हो? हाँ बोलो। ऑनलाइन क्लास से कोई बताना चाहेगा, ये कभी भी इनवर्सली प्रोपोर्शन के ग्राफ में ना ये कर्व को टच नहीं करते हैं, बताएगा कोई? अंशिका, वान्या, 1 मिनट, क्या दोबारा बोलो? वेरी गुड। अरे भैया, लॉ क्या है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा, अगर मैं टच कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होने के लिए, कम होते होते 0 होने के लिए डिस्टेंस को कितना होना पड़ेगा, बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी। क्या ग्राफ में डिस्टेंस इन्फिनिटी तक दिखा सकते हैं? कोई सेंस ही नहीं है। तो ये ग्राफ हमें ये समझा रहा होता है कि अच्छा देखो भाई, डिस्टेंस बढ़ने पे फील्ड घट तो रही है,
वो धीरे धीरे जीरो को अप्रोच करती हुई चल रही है, मतलब ये ग्राफ यहाँ से कंटिन्यू चलता जा रहा है और फील्ड धीरे 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 और कम होती रहेगी। और अगर हमने टच कर दिया इसको, यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो भाई तुम्हें कैसे पता कि डिस्टेंस इसको इन्फिनिटी लेके चलेंगे? तो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आपको ऐसे ही मिलेगा बना हुआ। बना लिया सभी ने? अब लिखो थर्ड। ऋषि समझ आया बेटा? थर्ड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट डाउन। ये बना लिया? ये बना लिया है? थर्ड पार्ट मतलब थर्ड एप्लीकेशन की हेडिंग। ये डायग्राम बना लिया? तूने मार तो नहीं खानी, तेरा ध्यान कहां पे आज है? बात तो में लग जाता है तो पढ़ना बिल्कुल ही भूल जाता है। अभी डन एवरीवन? लास्ट में हो गया सभी का? एकता, प्रियांश, इधर ऑनलाइन क्लास। थर्ड एप्लीकेशन लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हेडिंग डाल देना थर्ड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब इस बार हम बात कर रहे हैं कि अगर एक शीट पे चार्ज आ जाए, सबसे पहला केस क्या था? पीछे जाओ, फर्स्ट एप्लीकेशन की हेडिंग पढ़ो फटाफट से। पढ़ अमृत, की हेडिंग थी? फर्स्ट एप्लीकेशन की हेडिंग पढ़ो जोर से। तुम पढ़ो, अरे इतना टाइम थोड़ा लगता है। हाँ, इनफाइनाइटली आगे कुछ गलत लिखो। लॉन्ग वे तो नहीं हो सकती, लॉन्ग स्ट्रेट यूनिट। वहां पे निकाला था एक लाइन चार्ज की वजह से कितने फील्ड होगी। अब बात कर रहे हैं शीट की। एक पेपर दो मुझे, रफ पेपर है किसी के पास अलग से बैग में? लाओ, ये दे दो फिर। अब इसको समझाने के लिए भी तो एक बच्चा चाहिए होगा। आओ तुम ही आ जाओ, ऐसे पकड़ना है इसको कस के, ठीक है? अब पहले मैं समझा देता हूँ। ये एक शीट है, इस वाले एप्लीकेशन में हम करने वाले हैं। शीट के ऊपर चार्ज है, तो ये शीट मैंने ऐसे रखी हुई है, ध्यान दो भाई। स्टॉप राइटिंग। यहाँ पे भी सारे में चार्ज है, यहाँ पे भी सारे में चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अगर यहाँ पे सारे में प्लस का चार्ज है, फील्ड कहाँ जाती है? प्लस के चार्ज की वजह से बाहर की तरफ। और अगर यहाँ पे प्लस का चार्ज है, फील्ड कहाँ होती है? बाहर की तरफ। लेकिन फर्स्ट एप्लीकेशन में अलग था, वहां हमने बात की थी कि ऐसे रखा हुआ है ना चार्ज, तो उसकी फील्ड कहाँ थी? या तो ऐसे लेके चलते थे या फिर ऐसे लेके चलते थे, या फिर चार्ज ऐसे बनाएंगे तो केस अलग है। अब मुझे ये बताओ, जब हमने बात की थी इसकी लाइन चार्ज की, तो लाइन चार्ज की चारों तरफ की फील्ड लेने के लिए हमने गॉसियन सरफेस की शेप में कंसीडर किया था सिलिंड्रिकल, काम बन गया। सेकंड केस में आया था स्फीयर, तो स्फीयर के लिए गॉसियन सरफेस भी कैसा बना? स्फीयर। लेकिन इस बार इस शीट पे, थिन शीट पे दोनों तरफ चार्ज है, तुम्हें यहाँ की भी फील्ड कवर करनी है और यहाँ की भी फील्ड कवर करनी है। शीट के हिसाब से परफेक्ट शेप बताओ गॉसियन की क्या लेके चले? ग्लिच आ गया? हाँ, सिलेंडर, स्क्वायर। स्क्वायर इज अ 2D फिगर एंड द शीट इज इन 3D। स्क्वायर का क्यूबॉइड या फिर क्यूब होता है। हाँ, दिया क्यूबॉइड वैसे ही। क्या स्क्वायर? दिमाग में कमी तो नहीं है? स्फीयर और शीट। हाँ अमृत, क्यूब। तुम बोलो है? क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। ऑनलाइन क्लास, व्हाट डू यू से? वान्या, ऋषि, बाकी दो आकृति, अंशिका भी सेम। अब देखो, अब पकड़ो इसको, इधर आओ। तो मैक्सिमम हमारे पास एक आंसर आया था स्क्वायर, उसको तो हटा ही देते हैं, ठीक है। और क्यूबॉइड और एक दो बच्चों ने आंसर कहा था सिलेंडर। अब मैं चाहता हूं स्ट्राइट पकड़ना दोनों तरफ से, ठीक है। ये शीट है, बस बैठ जाओ भाई, मेरे को 3D में पकड़ना था ना। अब जो ये शेप, पेन किसकी शेप में है? पेन किसकी शेप में है? सिलेंडर। तो जो इधर वाला पार्ट है वो इधर के फील्ड कवर कर लेगा, जो इधर वाला पार्ट है वो इधर के फील्ड कवर कर लेगा। बात पल्ले बैठ रही है? अब ये ऐसे क्यों दिखाया? यही फिगर 3D में समझनी बड़ी इजी है कि अच्छा शीट के अंदर सिलेंडर निकल रहा है,
लेकिन इस फिगर को 2D में बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो वहां कन्विंस होना पड़ेगा कि अच्छा बना तो मैं दूंगा, बट एक क्लियर रहेगा कि अच्छा जब सर ने शीट की बात करी तो सिलेंडर शीट के अंदर से निकलता हुआ गया था, बात पल्ले पड़ रही है। तो यही हमारी डेरिवेशन है। तो बनाएंगे कैसे इसको, हेडिंग बोल कर नहीं है क्या लिखे हुई, ड्यू टू इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज। कैसे बनाएंगे भाई, तो ये हम एक शीट इमेजिन करते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और इसके अंदर से निकलते हुए एक सिलेंडर को बनाएंगे। कुछ इस तरह बनेगा। अब गॉसियन है तो गॉसियन को डॉटेड बनाते हैं। ये बन गया। अब शीट पे क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है सारे में, चार्ज। इस बार सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। जब सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी से डिनोट करते हैं। याद है सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या था? हाँ, 3 तरह की डेंसिटी पढ़ी थी हमने, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सिग्मा। और सिग्मा का फॉर्मूला क्या था? जाओ पीछे जल्दी। Q/S। लैम्डा का फॉर्मूला क्या था? ये तो आई नहीं थी। हाँ, Q/L। और रो का फॉर्मूला क्या था आस्था? Q/V। वेरी गुड। यहाँ पे शीट की बात हो रही है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? सिग्मा का। सिग्मा का फॉर्मूला क्या था? Q/S। बट वो बाद में। अब जैसे हमने यहाँ पे कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट केस में किया, 3 पॉइंट्स पे निकालते हैं। ये स्टॉप राइटिंग। एक था, एक पॉइंट यहाँ पे मान लो A पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे मान लो B पॉइंट, और एक कर्व सरफेस एरिया पे कहीं पे भी C पॉइंट यहाँ मान लो। अब वही 3D डायग्राम इमेजिन करो। 3D में कैसे था भाई, ये शीट है, शीट के ऊपर सारे में चार्ज है और सिलेंडर के तुम्हें इस वाले पार्ट पे निकालना है, इस वाले पार्ट पे निकालना है। तो अगर सिलेंडर शीट की वजह से फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अगर ये शीट है और इस वाले पार्ट पे निकालना है, शीट फील्ड कहाँ दे रही है? बाहर की तरफ। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट अबाउट एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर हमेशा कहाँ बनता है? बॉडी से बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? तो इस वाले सिलेंडर का, इस वाले पार्ट का एरिया वेक्टर किसकी तरफ बनेगा? तुम्हारी तरफ। और अगर इसको ऐसे रखते हैं तो इस तरफ बनेगा। तो जिस डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में इसका क्या बना? एरिया वेक्टर। दोनों चीजें। बी सरफेस की बात करते हैं, फिर वही बात। इस बार ऐसे, ये शीट है जो हाथ है, जब प्लस का चार्ज यहाँ था फील्ड यहाँ थी, प्लस का चार्ज तो यहाँ पर भी है, फील्ड कहाँ होगी? बाहर की तरफ। हाँ या ना? और इस वाला एरिया वेक्टर कहाँ पे बनेगा? बाहर की तरफ। तो जो बी पॉइंट है उस पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? बाहर। और यहीं पर एरिया वेक्टर भी कहाँ पे बनेगा? बाहर की तरफ। दो बातें समझ आती है? अब जरा पहली एप्लीकेशन का डायग्राम चेक करके आओ, कोई डिफरेंस दिख रहा है दोनों डायग्राम में? जल्दी डिफरेंस बताओ जल्दी। वहां पर एंगल कितना दिखेगा तुम्हें ए और बी पे? जो फर्स्ट एप्लीकेशन करी थी उसके सिलेंडर पे गौर करो, सिलेंडर में डायग्राम में एंगल कितना था? 90। लेकिन यहाँ पे दोनों में एंगल कितना बना? और जो उसका सी पॉइंट था वहां पे कितना एंगल था? 0। यहाँ पे कितना बनेगा कोई बता सकता है? फील्ड तो बाहर की तरफ को ही जाएगी। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। लेकिन सी पॉइंट का एरिया वेक्टर कहां बनेगा? तो एंगल कितना बना? तो दोनों में क्या डिफरेंस आया? सर जो वहां पे पहले दो कितने थे? cos 90 और तीसरा था cos 0। यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ पहले दो में कितना आया? cos 0 और लास्ट में कितना आया? एक्सप्रेशन पे जाओ, उसकी डेरिवेशन में देखो क्या लिखा था। सबसे पहले लाइन पढ़ो, क्या थी? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। उसके बाद क्या लिखा था? हमें निकालना है फाई। किस किस पे निकालना है बोलो? ए पर, बी पर और सी पर। अब उसके नीचे एक्सप्रेशन चेक करना जरा, वहां पे ए क्या लिखा हुआ है? ई एस कॉस। यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर आएगा ई एस कॉस। सेकंड का बताओ क्या लिखेंगे? ई एस कॉस 0। और थर्ड का क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे बनेगा ई एस कॉस 90। तो एक्सप्रेशन क्या बचेगा? नीचे क्या लिखें शौर्य? क्वाइट बोलो। बिकॉज cos 0 इज 1 ई एस प्लस ई एस प्लस 0। 0 क्यों हुआ? क्योंकि cos 90 कितना होता है? तो ई एस प्लस ई एस कितना आया? ये एप्लीकेशन किसके कर रहे हैं हम ठाकुर? किसके एप्लीकेशन कर रहे हैं हम?
बर्नौलीज थ्योरम है, क्या बोल रही हो? प्लेन शीट की एप्लीकेशन है गॉसियन की। कौन था गॉसियन? गॉस थ्योरम या फिर गॉस लॉ। तो गॉस लॉ था क्या, बताओ जल्दी। अरे पूरा बोलो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? भव्य क्या था गॉस लॉ? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक फॉर्मूला यूज होएगा, यहाँ पे ध्यान देना, यहीं पे कर लेता हूँ। त्रियांश, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा इज इक्वल टू, अभी डिस्कस हो रहा था, बच्चे काफी बता रहे थे, तीन तरह की डेंसिटी होती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या था आर्यन? क्यू अपॉन एस। वेरी गुड। सो अगर सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस है तो मेरे भाई क्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा? ये कौन है भाई इंजीनियर? सिग्मा इंटू एस। तो यहां पर बन जाएगा सिग्मा, तो दिया इस फॉर्मूले को यहां पुट करके बताओ क्या बना? क्यू की जगह पे सिग्मा एस पुट करो, बस तुम्हें क्यू ये लिखा हुआ है ना, क्यू की जगह पे सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन कौन सी आई है ठाकुर? कंपेयर करके बताओ क्या आ रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट फास्ट। ध्यान से सुनना, भी गलत भी बता सकते हैं, बोलो। 2ES सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैंसिल क्या हो रहा है यहाँ पे? अथर्व, क्वाइट, एस से एस कैंसिल। तो अथर्व मेरे भाई ई का फॉर्मूला क्या आया? E का फॉर्मूला E is equal to sigma upon 2 epsilon. E is equal to sigma upon 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये फॉर्मूला अभी तक के सारे फॉर्मूला से अलग है? Yes sir. आया ना? तो शीट के लिए फॉर्मूला होता है E is equal to sigma upon 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑनलाइन क्लास क्लियर? लिखो 10 मिनट, बोलो हेडिंग तो नहीं है। Electric field intensity due to two infinite parallel sheets of charge. इनफाइनाइट Parallel sheets of charge. ओके। तो इसमें मान लेते हैं कि दो शीट्स हैं, दोनों के पास है चार्ज पॉजिटिव। इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। इसमें थोड़ा ज़्यादा चार्ज दिखा देते हैं, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। अब ये केस किस तरीके से? ये केस है कि हमारे पास दो शीट्स आ गई, ये इसके पास भी चार्ज है श्रेयांश, इसके पास भी चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है। अब फील्ड कहाँ कहाँ होगी पहले इस पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे भी चार्ज है तो फील्ड यहाँ पर भी होगी और फील्ड यहाँ पर भी। तो पहला रीजन कौन सा होगा? ये वाला। दूसरा रीजन कौन सा होगा? बीच वाला, क्योंकि ये यहाँ पे भी फोर्स लगाएगा और ये वाली शीट का चार्ज भी यहाँ पे फील्ड लगाएगा, है ना, सेकंड रीजन। और थर्ड कौन सा होगा? ये वाला। तो तीन रीजन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे? चलो बताओ। इसका नाम रख लेते हैं रीजन 1। जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इस शीट की फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? प्लस का चार्ज कहाँ लगाता है फील्ड? बाहर को। तो पहले फील्ड लगेगी यहाँ पे, इसका नाम क्या रखेंगे? E1। उस पे भी कौन सा चार्ज है? प्लस का, वो भी कहाँ फील्ड लगाएगा? बोलो, बाहर को। उसका नाम क्या रखेंगे? E2। अब जरा थर्ड वाले पे बात करते हैं। थर्ड वाले पे बताओ, प्लस के फील्ड कहाँ होती है? बाहर को, तो उसके फील्ड यहाँ पर भी बाहर को ही होगी। दूसरे की फील्ड कहाँ होती है? बाहर को, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? E2। सेंटर में बताओ क्या होगा? इस पे प्लस का चार्ज है, ये कहाँ फोर्स लगाएगा? पॉइंट पे, बाहर की तरफ को। इस पे प्लस का चार्ज है, ये कहाँ लगाएगा? अपोजिट। तो इसका नाम क्या है? E1। इसका नाम क्या है? चलो हर रीजन पे निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीजन 1। फर्स्ट रीजन पे फील्ड कैसे निकालेंगे भाई? दो फील्ड है ना हमारे पास, एक है हमारे पास E1 और एक कौन सी है हमारे पास? E2। हाँ है ना।
अब बताओ एक्सप्रेशन क्या होता है। अब इसमें डेरिवेशन तो करेंगे नहीं, इससे पिछला एक्सप्रेशन बताओ क्या है। शीट की वजह से फील्ड कितनी आती है? अरे व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ लास्ट एक्सप्रेशन? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहली वाली की फील्ड देखो, इधर ध्यान से सुनो, क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो पहले का कितना बनेगा? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा 2। तो एक्सप्रेशन क्या बचेगा ठाकुर? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और कॉमन क्या है? 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर बेस या एलसीएम लेके चलें तो। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन स्टॉप राइटिंग, ये लिखना ही था। अगर ये एक्सप्रेशन निकालना होता थर्ड में, क्या अलग आएगा सेम आएगा? सेम। क्यों? यहाँ पर भी दोनों सेम डायरेक्शन में थी, वहां पर भी दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो दो एक्सप्रेशन हम एक में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ लिख लेना रीजन 1 एंड थर्ड का हमने एक साथ निकाल लिया। सेंटर वाले के लिए बताओ क्या बनेगा? एनीवन? व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर रीजन 2? अब रीजन 2 में दिक्कत कहाँ आ रही है? जब हम निकालेंगे E इज इक्वल टू, देखो इधर E1 प्लस E2, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर मैं किसी एक को प्लस लेके चलता हूँ, मान लो मैं E1 को लेके चलता हूँ सिग्मा 1 अपॉन क्या बताया था फॉर्मूला? 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दूसरे का क्या बनेगा? माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या कॉमन है? तो ये बनेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन में क्या आ जाएगा बोलो? 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो माइनस लगा है वो डायरेक्शन का बना है। तो ये बनी फील्ड किसमें? फर्स्ट और थर्ड रीजन में, और एक इस पे बनी। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन नहीं है, उससे इंपॉर्टेंट इसके स्पेशल केस है। स्पेशल केस ये है कि अगर यही शीट है तुम्हारे पास, लेकिन यहाँ पे सिग्मा 1 की वैल्यू तुम सिग्मा लेके चलो और सिग्मा 2 की वैल्यू को माइनस का सिग्मा, तब एक्सप्रेशंस पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर एक शीट प्लस की हो गई और अगर एक शीट माइनस की हो गई, शाबाश। तो मुझे बताओ रीजन 1 एंड थर्ड में फील्ड कितनी होगी? 0 या पूरी होगी? 0 कैसे होगी? इधर ध्यान दो, प्लस की फील्ड कहाँ होती है? बाहर की तरफ, बट माइनस की कहाँ होती है? अंदर की तरफ। या अगर ऐसे भी नहीं करना है, एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास बताओ? E इज इक्वल टू, क्या एक्सप्रेशन आ रहा है फर्स्ट और थर्ड के लिए? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सिग्मा 1 की जगह क्या पुट करोगे? सिग्मा। और सिग्मा 2 की जगह पे अपॉन। तो फर्स्ट रीजन में और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। और यहां पर भी फील्ड कितनी होती है? 0। बट सेंटर में क्या होगा बताओ? सेंटर में भी 0 आएगी इस बार। एक्सप्रेशन पुट करो, यहां पे था ना एक्सप्रेशन, सिग्मा 1 की जगह पर क्या आएगा? सिग्मा। और सिग्मा 2 की जगह पर क्या आएगा? माइनस सिग्मा। माइनस माइनस प्लस, और अपॉन में ये कितना बना? 2 सिग्मा अपॉन 2 से 2 कैंसिल। तो एक्सप्रेशन क्या बना? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक नया रिजल्ट आया कि इनके बीच में अगर हम निकाले तो एक्सप्रेशन बनता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चैप्टर 1 खत्म हुआ। लिखो।